हमने इकाई जो आपके सिलेबस में यूनिट्स दी हुई है, सिलेबस में जो इकाई 4 के तहत हमने वायुमंडल का संगठन और उसका स्तरीकरण, सूर्यातप और उष्मा बजट, तापमान, वायुदाब और पवनें, जेट स्ट्रीम, वायु राशियाँ और वाताग्र, चक्रवात, जलवायु के प्रकार जो व्लादिमीर कोपेन का और जलवायु वर्गीकरण दिया गया था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और हमने विश्व में पाए जाने वाले वायुमंडल और जलवायु संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। आज की जो इकाई 5 है उसमें हम अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में हमारे जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं और उसके तहत पाई जाने वाली महासागरीय नितल का विन्यास है, महासागर जल में तापमान और लवणता का वितरण है, समुद्रिक धाराएं और ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियाँ एवं प्रवाल वलय प्रकार, डार्विन, मरे और डेली के अनुसार उनकी उत्पत्ति, मतलब प्रवाल भित्तियों की इन विद्वानों के अनुसार कैसे उत्पत्ति हुई। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो इकाई 5 में दिए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो टॉपिक आता है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, वो आता है महासागरीय नितल का विन्यास। तो आज हम महासागरीय नितल के विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि महासागर और स्थल भाग पूरे पृथ्वी पर उनका कितना कितना प्रतिशत है, ये आप खोजने की कोशिश करिए कि कितना प्रतिशत भाग हमारा स्थल भाग है और कितना प्रतिशत भाग हमारा जलीय भाग है। अब चूँकि मैं ये मानता हूँ कि ये आपने अगर 11th और 12th 11वीं और 12वीं के अंदर जो भूगोल विषय पढ़ा है, अध्ययन किया है उसका, तो उसमें ये आपके दिया हुआ है। तो आप पुरानी किताबें NCERT की है, राजस्थान बोर्ड की है, जो भी आपने अध्ययन किए स्कूल के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर, तो उसको आप दोबारा से उसका अध्ययन करें और अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने की कोशिश करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि महासागर जो है उसका तलीय भाग कैसा है। तो देखो, मैंने इसके लिए आपके सामने ग्राफ प्रस्तुत किया है जिसमें नीचे की ओर जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 100% लिखा हुआ है। किसका? अर्थ सरफेस का, पृथ्वी की सतह का परसेंटेज दिया हुआ है। और दाईं ओर बाईं ओर जो है, दाईं और बाईं ओर ये तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है एलिवेशन या डेप्थ, मतलब ऊंचाई या गहराई लिखी हुई है। तो बीच में इसमें शून्य दिया हुआ है और नीचे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 2000, 4000, 8000, 6000, 10,000 इस तरीके से हमने 8000, 10,000 हमने जो है गहराई के बारे में लिखा है। इस शून्य के ऊपरी ओर 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 मीटर जो है ऊंचाई है। तो ये क्या दर्शाता है, शून्य क्या दर्शाता है? शून्य का तात्पर्य है कि जो मीन सी लेवल है धरातल के परिप्रेक्ष्य में, जो औसत समुद्री तल है वो कितना है। तो वो 0 यहाँ दिया गया है और 0 से नीचे गहराई है और 0 से ऊपर ऊंचाई है। तो हम ये देखेंगे कि औसतन जो स्थलीय भाग ऊपर उठा हुआ है उसकी औसत ऊंचाई है 848 मीटर, 840 मीटर है। 840 मीटर मैंने दाईं ओर लिखा हुआ है, 840 मीटर जो औसत ऊंचाई है हमारे स्थलीय भाग की। लेकिन समुद्री भाग की तुम गहराई देखो तो वो है 3800 मीटर, औसत गहराई इसकी है 3800 मीटर। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि सागरीय जो नितल है, महासागरीय नितल है, वह उसके उच्चावच में अधिक विभिन्नता पाई जाती है परिप्रेक्ष्य इसकी अपेक्षा। जो स्थलीय भाग है उसके उच्चावच में विभिन्नता कम पाई जाती है। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग 8.4 किलोमीटर ऊंचा। ये ऊंचाई किससे नाप रहे हैं हम? समुद्री तल से। तो समुद्र के औसत जो तल है उससे हम ये ऊंचाई देखें तो उसका 8,000 है। लेकिन सबसे गहरी अगर हम खाई देखें, ट्रेंच देखें, तो मेरियाना ट्रेंच है जो जापान के नज़दीक जो प्रशांत महासागर है उसके अंतर्गत पाई जाती है।
तो उसकी गहराई है 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर गहरी है। जबकि हिमालय पर्वत जो विशालकाय पर्वत है, इतना ऊंचा है, वो कितना है, सिर्फ 8 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर से अधिक गहरा हमारा समुद्री नितल जो है, समुद्री नितल का जो मेरियाना ट्रेंच है वह है। तो अ, सारांश इसका यह है कि उच्चावच में जो अपेक्षाकृत विभिन्नता है उसकी दर महासागरीय नितल में अधिक है, जबकि स्थलीय भाग में कम है। तो हम स्थलीय भाग के उच्चावच के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे, इसलिए मैं सिर्फ जो है महासागर के बारे में आपको बताऊंगा। महासागरीय जो नितल है उसमें उसका अगर हम वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो स्थलीय भाग का डूबा हुआ भाग है महासागर के अंदर, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो ढाल आगे आपको तीव्र ढाल जहाँ से दिख रहा है। अब आप देखो ये शून्य के बाद में शून्य की लाइन जो बनी हुई है उसके पास में देखो एक कर्व बना हुआ है, नीचे की ओर जा रहा है जो, तो जो एकदम सटा हुआ कर्व है इस लाइन से, वो तो हो गया कॉन्टिनेंट शेल्फ। और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है, मतलब महाद्वीपीय ढाल जो है, वो तीव्रता से जो नीचे की ओर जा रहा है उसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप की श्रेणी में मानते हैं। इसका स्लोप जो है शेल्फ की तुलना में अधिक होता है, इसका ढाल जो है अधिक होता है, इसलिए इसका नाम दिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और कॉन्टिनेंटल स्लोप जाके मिलता है जहाँ देखो 6000 लिखा हुआ है दाईं तरफ, दाईं तरफ जहाँ 6000 मीटर ऊंचाई लिखी हुई है वहाँ तक इसका विस्तार है। और उसके पश्चात ये एकदम से नीचे जाता है, इसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ये 3 पार्ट हो गए। और इसके पश्चात जो आता है वो आता है हमारा एबिसल प्लेन। तो 4 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। अब इन 4 भागों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए आपके लिए, इसको आप देखो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आ रहा है वह जो हमारा स्थलीय भाग है उसका एक एक्सटेंशन मात्र है जो समुद्र में डूबा हुआ है। इसका अगर हम औसत गहराई देखें तो ये 150 से 200 मीटर गहरा होता है। हालांकि गहराई विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न होती है, एक समान गहराई नहीं है, लेकिन अगर हम औसतन इसका वैल्यू देखें तो ये 150 से लेके 200 मीटर गहरा होता है। और जो इसकी एवरेज विड्थ है, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई अगर हम देखें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो तटीय भाग है, तटीय भाग जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है, वो उसकी औसतन चौड़ाई 120 किलोमीटर है। लेकिन पूरे विश्व का अगर हम औसत माने तो ये मात्र 70 किलोमीटर आता है। मतलब 70 किलोमीटर, जहाँ से स्थलीय भाग से लेके 70 किलोमीटर तक हम अगर समुद्र की ओर जाएं तो वहाँ तक हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं औसतन रूप से। कहीं कहीं स्थानों पर समुद्र के किनारे पर्वत होते हैं, तो पर्वतीय भागों में कॉन्टिनेंटल शेल्फ नकारा होता है, मतलब न नगण्य होता है, न के बराबर होता है। वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर निक्षेप नहीं मिलेंगे, अचानक से वहाँ गहराई तुम्हें ज़्यादा मिलेगी, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहाँ पर नहीं बनते हैं। तो कहीं कहीं पर ये एब्सेंट भी होते हैं, लेकिन कहीं पर इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ मोस्टली इरोजनल जो पार्ट होता है उसके जो कण हैं स्थलीय भाग के, वो डिपोजिशन के कारण बनता है। तो कहीं कहीं इसकी औसत जो चौड़ाई है वो बिल्कुल ही कम है। इसका जो औसतन एरिया है, परसेंटेज एरिया है, वह 7.5% जो है टोटल एरिया का आता है। 5 मिनट बाद 7.5% जो है टोटल एरिया का आता है। मतलब टोटल अगर हम महासागरीय नितल देखें तो 7.5% जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के द्वारा कवर किया गया है। और मैं, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, कि ये सेडिमेंट्स जो चट्टानों से टूटकर निकलते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। और इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ग्लेशियल पार्ट जाएँ वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलग मिलेगी। कोरल रीफ के भी शेल्फ बनते हैं। कोरल एक समुद्री जीव है जो चूना जमा करते हुए कठोर शेल बनाता है।
और नदियों के मुहाने पर जो है इसका विस्तार अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से, और कई यंग माउंटेन रेंजेस हैं उनके पास में भी इनका विस्तार मिलता है, जहाँ पर गहराई अचानक से बढ़ जाती है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एकदम स्टीप एंगल बनाते हुए, मतलब तीव्र ढाल बनाते हुए, जिसमें ढाल जो अगर हम एंगल के रूप में देखें तो 2 से 5 डिग्री का ढाल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और औसतन इसकी गहराई जो होती है 3600 मीटर होती है। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में शुरू होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसे हम 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जो फेयरली स्टीप, जेंटल स्लोप, फॉल्टेड स्लोप विद टेरेसेस और स्लोप विद सी माउंट्स। मतलब जहाँ पर ढाल अधिक नहीं है, शनै शनै ढाल बढ़ता जा रहा है, उसे हम फेयरली स्टीप के अंतर्गत रखते हैं। जेंटल स्लोप विथ इलोंगेटेड हिल्स। अगर इलोंगेटेड हिल्स मतलब समांतर अगर पर्वतीय श्रेणी अगर उसके साथ साथ चल रही है तो उसको हम जेंटल स्लोप विथ इलोंगेटेड हिल्स की श्रेणी में रखेंगे। फॉल्टेड स्लोप मतलब अपभ्रंश हुआ हुआ है, जहाँ अचानक से समुद्री भाग नीचे धंस गया है, उसे हम फॉल्टेड स्लोप के श्रेणी में रखेंगे। स्लोप विथ टेरेसेस मतलब जहाँ सीढ़ी नुमा ढाल हमें देखने को मिले, एक सीढ़ी फिर तीव्र ढाल फिर सीढ़ी फिर ढाल, इस तरीके से अगर स्लोप मिल रहा है तो उसे हम टेरेस्ड स्लोप की श्रेणी में रखेंगे। और स्लोप विद सी माउंट्स मतलब छोटे छोटे इसमें पर्वत मिलते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई से अधिक, उसे हम स्लोप विद सी माउंट्स की श्रेणी में रखते हैं। इसके पश्चात आता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज होता है जहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप एबिसल प्लेन से मिलता है, वो एक छोटा सा भाग है जहाँ पर तीव्रता से जो इसका जो ढाल है वो बहुत ही कम होता है, मतलब 0.5 से 1 डिग्री के बीच, बहुत शनै शनै जो है कॉन्टिनेंटल राइज शुरू होता है। ये एबिसल प्लेन जब उठते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरफ तो इसे हम कॉन्टिनेंटल राइज की श्रेणी में मानते हैं। एबिसल प्लेन जो है, एबिसल प्लेन समुद्री तल महासागरीय तल के भाग का जो मैदानी भाग है उसको हम एबिसल प्लेन मानते हैं। जैसे स्थलों पर मैदान मिलते हैं हमें, वैसे महासागर के अंदर भी हमें मैदान मिलते हैं, तो उसे हम एबिसल प्लेन कहते हैं। और इसकी जो औसत गहराई है वह 3000 से लेकर 6000 मीटर जो है इसकी औसत गहराई है। इसमें ढाल बिल्कुल ही कम होता है, मतलब 1:100। 100 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का ढाल हमें मिलेगा, इतना हमें, या 100 मीटर चले तो सिर्फ 1 मीटर ढाल हमें मिला। तो 1:100 जो है इसका ढालू क्षेत्र हो गया जो एबिसल प्लेन के अंतर्गत आता है। अब एबिसल प्लेन में इसको प्लेन प्लेन कब बनते हैं? प्लेन देखो जनरली तब बनता है जब जो रॉक्स है, चट्टानें हैं, उनके टूटने के कारण जो सेडिमेंट्स का निर्माण होता है, कणों का निर्माण होता है, वह उनका जमा हो जाता है, तो एबिसल प्लेन्स का निर्माण होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, टेरिजिनस और एक टेरिजिनस और एक होता है शेलो वाटर ओरिजिन्स। दो तरीके के इसमें जो है वर्गीकरण दिया हुआ है। तो टेरिजिनस मतलब जो स्थल भाग से सेडिमेंट्स टूट कर आए हैं उनको हम टेरिजिनस के श्रेणी में रखते हैं। और शेलो वाटर ओरिजिन्स मतलब जो समुद्र तल के अंदर ही जो चट्टानें हैं उनके टूटने के कारण जो जमा हुआ है उसे हम शेलो वाटर ओरिजिन के अंतर्गत श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो ये 5 जो है हमने प्रमुख भाग देखे जो महासागरीय नितल के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अलग जो भाग हैं उसको हम 2 श्रेणियों में रखते हैं, एक को हम कहते हैं सबमरीन रिजेस और एक को हम कहते हैं एबिसल हिल्स। सबमरीन रिजेस होती है खाई, एक तरीके से जो खाई सॉरी रिजेस मतलब छोटे छोटे उठे हुए भाग हैं जिसको हम सबमरीन रिजेस बोलते हैं। इनकी जो कुल लंबाई अगर हम देखें, रिज कहाँ बनती है, जैसे अटलांटिक ओशन है तो उसमें नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के अंतर्गत जो है
मध्य भाग में से लावा जो है ऊपर की ओर उठता है और ठंडा होकर जमता जाता है। तो ये भाग जो है एक रिज का निर्माण करता है और इसके मध्य में खाई है और दोनों तरफ उठे हुए भाग हैं और दोनों तरफ ये नीचे महासागरीय नितल का निर्माण करता जा रहा है शनय शनय, क्योंकि लावा नीचे से मैग्मा जब ऊपर की ओर उठेगा लावा के रूप में, तो लावा जब जमेगा तो वो कठोर शेल का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से ये स्थलीय भाग का निर्माण करता है। ये अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम इसे विस्तार से समझेंगे। फिलहाल तुम ये समझ लो कि लावा जो है धरातल के नीचे की ओर से उठकर ऊपर की ओर जब आता है, मतलब समुद्र तल के अंदर, तो समुद्र तल पर जब जमा होता है तो वो है कठोर शेल का निर्माण करता है और सबमरीन रिजेस बन जाती है। एक है एबिसल हिल, जो समुद्री भाग के अंदर 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई के जो पर्वत हैं उसे हम एबिसल हिल के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, इसमें सी माउंट और गोएट्स दो तरीके के होते हैं। सी माउंट्स तो होते हैं कॉनिकल तीखे और गोएट्स होते हैं चपटे, मतलब ऊपर से उनका जो है एक छोटा सा प्लेट्यू के रूप में निर्माण हो जाएगा, उसका कॉनिकल शेप नहीं रहेगी, ऊपर से कट कर ये समतल बन जाएगा, तो इसे हम गोएट्स कहते हैं। तो ये हमने आज समुद्र महासागरीय नितल के बारे में जानकारी हासिल की। कोई प्रश्न है तो पूछें। धन्यवाद।